तो हाँ भाई, लास्ट क्लास तक हम हम सममित परिपथ पढ़ रहे थे और अभी जो वीडियो जा रहा है तुम्हारा और इंग्लिश मीडियम का, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का वीडियो लगभग सेम ही जा रहा है। रीज़न ये हम यहाँ पे न्यूमेरिकली सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं। और क्योंकि क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे मैथड तो एक जैसा है बेटा। अब रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोल दूँ, डायगोनल, विकर्ण, सीरीज, पैरेलल, तो बात तो एक ही है। तो हम यहाँ पे तीनों तरह की यहाँ पे मेरे हिसाब से हिंदी और इंग्लिश का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारा वीडियो यानी हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का दोनों वीडियो लगभग सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही है, क्योंकि सब चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे जैसे हम तीनों तरह की सममिति पढ़ चुके थे। पहला कौन सा था बेटा? इन और आउट। दूसरा था मिरर और तीसरा था फोल्डिंग। तो इस पे कई क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब यहाँ पे एक स्पेशली क्वेश्चन बनता है, आज हम वो क्वेश्चन करेंगे क्यूब वाला, घन वाला। इसमें 12 तार होते हैं और हर तार का प्रतिरोध R होता है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड है, तो इसको तो सोल्व करना सिखाऊंगा इसे, लेकिन हमें इसका आंसर भी याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आज हमारे आ जाएगा। तो सिमेट्रिकल सर्किट में क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये एक हमें सर्किट दिया हुआ है और उसमें जितने भी रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं ये सारे रेजिस्टेंस R हैं। अब हमें यहाँ पे A और B के इक्विवेलेंट, यानी यहाँ पे हमें A और B के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब समझना बेटा ध्यान से, यहाँ पे अब जैसा मैंने बोला था ये A और B को मिलाने वाली लाइन, अगर ये A और B को मिलाने वाली लाइन इसको बोल दूं तो चेक करना है यहाँ पे इसके दोनों तरफ सर्किट बिल्कुल एक जैसा है। अगर A और B के मिलाने वाली लाइन के दोनों तरफ सर्किट एक जैसा होता है तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री लगा सकते हैं हम? मिरर सिमेट्री फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हैं। और अब अगर यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री लगा तो चेक करना बेटा, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये सेम है। अब समझना मेरी बात को, ये जो फोल्डिंग सिमेट्री होता है ना बेटा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ का जैसे 1 और 1 ये दोनों एक ही पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 1 ये दोनों एक ही पॉइंट है, यानी यहाँ का पोटेंशियल सेम है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ यहाँ का पोटेंशियल V1 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V1 है, ये मतलब होता है इसका। यहाँ का पोटेंशियल V2 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V2 है, ये मतलब है। तो चेक करना, ये वाला जो रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक तरह से एक ही पॉइंट है तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट आ रहा है चेक करना, यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब ये दोनों हट गए यहाँ से, और अब अगर ये दोनों हट गए तो चेक करना, अब अगर यहाँ पे हम फिगर दोबारा रीड्रॉ करें तो ये इस पे जाके मिलेगा। ये ऐसा बनेगा बेटा, ये है हमारा A, ये हमारा B, ये है हमारा 1 और ये हमारा 2। तो चेक करना, ये इससे जाके मिला तो ये हो गया R/2। सिमिलर ये इससे जाके मिला तो ये भी हो गया R/2। ये इससे जाके मिला तो ये भी हो गया R/2 और ये R। तो चेक करना, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है मुझे A और B के बीच में चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा समझाने के लिए, एक तो A और B के बीच में ये वाला R, और चेक करना ये वाला R/2, फिर ये वाला R/2 और फिर ये वाला R/2। ये तीनों A और B के बीच में आ रहे हैं। और ये R, तो ये तीनों ऊपर वाले ये तीनों सीरीज में हैं और इसके साथ पैरेलल, ये तीनों अगर सीरीज में हैं तो इसका होता है 3R/2। तो R इक्वलेंट अगर कैलकुलेट करूं तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 से 2 गया, R से R गया, तो ये आ गया R इक्वलेंट यहाँ पे इसका
3/5R। क्लियर बेटा? तो ये अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो और बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लो अब मुझे ये दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये है मेरा पॉइंट A और ये है मेरा पॉइंट B। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले बात समझते हैं, सारे रेजिस्टेंस आ रही हैं, सारे प्रतिरोध का मान आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सिमेट्री यूज़ हो सकती है। यहाँ पे चेक करो, अगर मैं ए बी को मिलाने वाली लाइन की बात करूँ, ये ए बी को मिलाने वाली लाइन है और जो ए बी को मिलाने वाली लाइन है उसके दोनों तरफ, ये जो ए बी को मिलाने वाली लाइन है इस लाइन के दोनों तरफ एक जैसा नहीं है। ये लाइन है मेरी, इसके दोनों तरफ एक जैसा नहीं है और इसके दोनों तरफ एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री नहीं लग सकती? यहाँ पे फोल्डिंग नहीं लग सकती, यहाँ पे बाकी दोनों सिमेट्रियाँ लग सकती हैं। तो अब मैं यहाँ पे मिरर सिमेट्री की बात करता हूँ। मिरर सिमेट्री में क्या होता है बेटा, ये ए बी को मिलाने वाली लाइन और ये मैंने इसके परपेंडिकुलर खींच दिया। अगर मैं यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर खींच दूँ, अगर मैं यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर खींच दूँ तो चेक करना, अब ये परपेंडिकुलर है बेटा ए बी को मिलाने वाली लाइन का, यानी ये मिरर बनेगा इस तरह से। इसको मिरर बना दूं तो करंट ए से अंदर जाएगा और बी से बाहर आएगा। तो चेक करना है यहाँ पे, अगर इसमें करंट I1 फ्लो होगा तो इसमें I1 जाएगा, अगर इसमें करंट I2 फ्लो होगा तो इसमें करंट I2 जाएगा, अगर इसमें करंट I3 फ्लो होगा तो इसमें I3 जाएगा, इसमें करंट I4 फ्लो होगा तो इसमें करंट I4 जाएगा। और यहाँ पे करंट I5 है तो इसमें करंट I5। तो क्योंकि यहाँ पे जो लाइन AB है, इस AB को मिलाने वाली लाइन के, ये जो लाइन AB है इस AB को मिलाने लाइन का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दूँ, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें तो ये सर्किट बन गया हमारा। अब चेक करना यहाँ पे जो चीज़ तुम्हें नज़र आ रही है, जो चीज़ तुम्हें दिख रही है साफ साफ, उसके लिए बात करते हैं। अब तुम्हें एक चीज़ जो नज़र आ रही है, जैसे यहाँ से I1 करंट इधर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से I1 इधर चला गया और ऐसे ही यहाँ से I3 करंट इधर जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस जगह आपस में कांटेक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस जगह यहाँ पे आपस में कांटेक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसका दोबारा फिगर बनाऊँ तो समझना, यहाँ पे फिगर कुछ ऐसा बनेगा बेटा। ये है मेरा A, ये मेरा B। चेक करना, ये रेजिस्टेंस R है, ये भी रेजिस्टेंस R, ये R, ये फिगर बनेगा। और अब इस फिगर के अकॉर्डिंग, यानी इसके अनुसार अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो चेक करना, सबसे पहले मैंने लिखा ये A, ये B, ये वाला A और B के बीच में R, ये वाला A और B के बीच में R, ये R और R सीरीज़ में है तो ये वाला 2R,
उसके बाद चेक करना बेटा ये आर, ये आर। तो सबसे पहले मैंने ये वाला आर बनाया। अब ये दोनों सीरीज़ में हैं तो इन दोनों का मिला के 2r, और बेटा ये इस r के साथ पैरेलल है तो इन तीनों का मिला के कितना हो गया 2r/3। ये 2r इस r के साथ पैरेलल है तो ये हो गया 2r/3। और फिर ये वाला रेजिस्टेंस r। तो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँ। ये चेक करना, ये ऊपर वाला है 1/8r/3 प्लस 1/2r प्लस 1/r, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/8r प्लस 1/2r प्लस 1/r। एलसीएम आएगा 8r, तो ये तो आया 3, ये आया 4 और ये आया 8। तो ये आ गया तुम्हारे पास 3 4 12 15/8r। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R इक्विवेलेंट 8/15R आ गया। तो अगेन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा न्यूमेरिकल है जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सिमेट्रिक सर्किट में 3 ऐसे क्वेश्चन जिसको यहाँ पे मैं तुम्हें समझाऊंगा भी सही, करेंगे भी सही, और 2 मेथड उससे बताऊंगा। पर इसके 3 पार्ट होते हैं, हम केवल 2 पार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन अब जो न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ इसके 3 पार्ट होते हैं, लेकिन हम केवल इसके 2 पार्ट करेंगे और बाकी तीनों पार्ट के आंसर में याद होने चाहिए। बाकी तीनों पार्ट के आंसर में याद होने चाहिए। तो अब यहाँ पे समझना, ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, हिंदी में बोलो तो घन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है बेटा, कैसा घन बना हुआ होता है, एक ऐसा क्यूब बना हुआ होता है ऐसा। और इसमें ये जितने भी वायर है कुल मिला के 12 वायर होते हैं। हर वायर का रेजिस्टेंस, ये हर वायर का रेजिस्टेंस इक्वल होता है और हर वायर का रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। ये अब इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। इन 3 में से हम यहाँ पे ये जो 3 न्यूमेरिकल बनते हैं, इन 3 में से 2 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और जो हमने मेथड सीखा उन्हीं मेथड का यूज़ करूँगा। और आंसर में तीनों के याद होने चाहिए। इसमें आंसर, तीनों के आंसर टिप्स पे याद होने चाहिए बेटा। तो हमारे लिए फ़ायदे वाली बात है, हमारे लिए अच्छी वाली बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो हमें आंसर याद होने चाहिए। बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ बेटा मैं। करते हैं स्टार्ट। जैसे मैंने यहाँ पे, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। पहला मुझे निकालना है आर इक्वलेंट ए जी। ये जो घन है, ये जो क्यूब है, इसमें कुल मिलाकर 12 वायर हैं। तो हमारा सबसे पहला आर इक्वलेंट ए जी। ए जी का मतलब ध्यान से देखना बेटा, ए ये वाला पॉइंट है और जी ये वाला पॉइंट है। तो ये जो है, ये जो ए जी है, इसको, ये पहला क्वेश्चन ही होता है हमारा। ए जी का मतलब है अलोंग दी डायगोनल, यानी विकर्ण के सापेक्ष। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये बनता है ए जी, जो स्टैंडर्ड है, जो इस क्यूब का, जो इस घन का विकर्ण है, जो इस क्यूब का, इस घन का डायगोनल है, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड है, तो दोनों मेथड को समझाऊंगा, दोनों मेथड की बात करता हूँ, समझना आराम से। सबसे पहला इनर आउट वाली बात करता हूँ। जैसे हम जिसके भी अबाउट निकालना होता है वहाँ पे मैंने एक बैटरी जोड़ दी, मैंने बैटरी जोड़ दी। अब यहाँ पे अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं V = I × R इक्वल लिख सकता हूँ। तो माना ये जो बैटरी है इसका EMF V है, यहाँ से करंट जा रहा है I। तो अगर मैं यहाँ से V/I कर दूँगा,
अगर मैं यहाँ से V अपॉन आई कर दूंगा तो V अपॉन आई करने पर, अगर मैं यहाँ से V अपॉन आई कर दूंगा तो V अपॉन आई करने पे मुझे R मिल जाएगा। तो चेक करना, सबसे पहले करंट का डिवाइडेशन समझना बेटा। जैसे अब मैं बोलता हूँ जब करंट यहाँ पे I एंटर गया तो करंट के पास 3 रास्ते हैं, और क्योंकि इन तीनों रास्तों पर तीनों रास्ते एक जैसे हैं तो यहाँ पे करंट इक्वली डिवाइड करता हूँ। तो पहला रास्ता ये, तो इसको मैंने लिखा I/3। दूसरा रास्ता ये, इस पे भी करंट आया I/3, और तीसरा रास्ता ये, इस पे भी करंट आ गया I/3। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे इन और आउट सिमेट्री है तो यहाँ से करंट I बाहर आएगा। तो बेटा चेक करना, ये जो 3 रास्ते हैं इस पे भी I/3, इस पे भी I/3, और इस पे भी I/3। ये मैंने कैसे लिखा, इन और आउट से। अब जब ये I/3 करंट यहाँ पहुँचता है, जब ये I/3 करंट यहाँ पहुँचता है इस जगह, तो फिर इसके पास 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। क्योंकि दोनों रास्ते एक जैसे हैं तो इस करंट को आधा डिवाइड कर दूं, तो इस करंट को आधा डिवाइड कर दूं तो ये I/6 और ये भी I/6। ऐसे जब ये I/3 यहाँ पहुँचता है तो 2 रास्ते, तो ये भी I/6 I/6, और ऐसे जब ये यहाँ पहुँचता है तो ये I/6 I/6। तो चेक करना, ये I/6 यहाँ से आ रहा है और ये I/6 यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें I/3 आ गया। ऐसे ही ये I/6 यहाँ से आ रहा है और ये I/6 यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें I/3 आ गया। ऐसे ही ये I/6 यहाँ से आ रहा है और ये I/6 यहाँ से आ रहा है, इसमें भी I/3 चेक करना। यहाँ पे I/3 चेक करना, ये I/6 ये I/6 मिलकर I/3 हो गया। इसमें I/3 चेक करना बेटा, यहाँ पे ये I/6 और ये I/6, और सिमिलर इसमें I/6 तो इस तरह से यहाँ पे करंट का डिवाइडेशन समझ में आ गया। थोड़ा सा अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फिगर यहाँ पे बड़ा बना लेता हूँ। ये ऐसा है, ये है मेरा A, यहाँ से करंट जा रहा है I, ये है मेरा H, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है I। जब ये करंट यहाँ पे अंदर एंटर हो रहा है तो इसमें देखना 3 रास्ते हैं, तो ये I/3 यहाँ पे, I/3 यहाँ पे, I/3 यहाँ पे। अब जब ये करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है तो ये देखो इन और आउट से I/3 यहाँ पे, I/3 यहाँ पे और I/3 यहाँ पे। जब ये I/3 यहाँ पहुँचा, ये दोनों रास्ते एक जैसे हैं तो ये भी I/3 और ये भी I/3, सॉरी आधा आधा कर दूँ, I/6 और ये भी I/6। जब ये I/3 यहाँ पहुँचा तो 2 रास्ते हैं तो इसमें फिर आधा आधा बांट दूँ इन दोनों में, तो ये I/6 और ये भी I/6। जब I/3 यहाँ पहुँचा तो फिर 2 रास्ते, I/6 I/6। तो चेक करना, यहाँ से जा रहा है I/6 और यहाँ से भी जा रहा है I/6, इसमें I/3 आ गया। ऐसे यहाँ से जा रहा है I/6 और यहाँ से जा रहा है I/6, I/3 आ गया। ऐसे ही यहाँ से जा रहा है I/6 और यहाँ से जा रहा है I/6, I/3 आ गया। अब मैं यहाँ पे जो नाम लिखे थे पहले वही नाम दोबारा लिखता हूँ। ये है A B C D E F G H। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ किरचॉफ लॉ, लूप लॉ। तो किरचॉफ लूप लॉ लगाऊं, तो चेक करना किरचॉफ लूप लॉ से मुझे मिलता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा बैटरी है, V वोल्टेज की बैटरी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा यानी जो लूप हम लेंगे उसकी बात करता हूँ। मैं लूप लूँगा A B C G V और A B C G V और A। अब सबसे पहले बात करता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ A से। तो ये आया मेरे पास V है, इसमें मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो हमें पता है अगर करंट के डायरेक्शन में जाऊँगा तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, विभव घटेगा कितना
आई इंटू आर, यहाँ पे आ गया। फिर इसमें मैं फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो फिर पोटेंशियल डिक्रीज होगा कितना, आई इंटू आर, डिक्रीज होगा कम होगा तो आई इसमें बहने वाला करंट और यहाँ पे आर। फिर यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, तो इसमें फिर करंट के डायरेक्शन में जाना, तो माइनस I/3 R इधर आया। क्योंकि यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा V, और कहाँ पे पहुँच गया दोबारा A पे। तो चेक करना, अगर इसको मैं लिखूँ तो V एक तरफ ले जाता हूँ मैं, ये मेरे पास आ गया IR कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचा 1/3 1/6 1/3, तो V अपॉन आई 6 एलसीएम 2 + 1 + 2, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू 5/6 R। और ये कंपेयर करूं, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बोला था V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट कर दूंगा बेटा, तो यहाँ पे जो हमारे पास R इक्वलेंट आया वो कितना आ गया 5/6 R। तो अगर एक ऐसा क्यूब दिया हुआ है, अगर एक ऐसा क्यूब दिया हुआ है और उसमें क्यूब का डायगोनल यानी क्यूब के विकर्ण के अनुदिश क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस हमसे आर इफेक्टिव पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पे बता दिया, समझाया कैसा आया, लेकिन ये आंसर मुझे याद भी होना चाहिए। चलो इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड जो शायद थोड़ा सा इजी लगे हमें, समझते हैं उस मेथड को भी। ये A B C D E F G H, तो समझना बेटा यहाँ पे ध्यान से, जैसे मैंने बोला यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है I, अब मैं यहाँ से इधर जाऊँगा तो ये क्योंकि इसमें ये जो रेजिस्टेंस है इसी की अकॉर्डिंग इसी के दिशा में जा रहा हूँ, तो कितना कम होगा -IR। तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल VA बोल दूँ तो B का पोटेंशियल कितना होगा, VA में से कितना माइनस कर दूँ IR। अब क्योंकि यहाँ पे कितना करंट जा रहा था, अभी तुम्हें समझा था I/3 जा रहा है यहाँ पे, बेटा यहाँ पे भी तो I/3 जा रहा है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल VA बोल दूं और उसमें से क्योंकि यहाँ पे भी I/3 जा रहा है और मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो यही पोटेंशियल किसका आएगा D का। और सिमिलर यहाँ पे भी I/3 जा रहा है, तो अगर ये पोटेंशियल VA है और मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो कितना कम होगा IR, तो VA - I यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा तीनों के लिए, यहाँ पे भी इतना कम होगा, यहाँ पे भी इतना कम होगा और यहाँ पे भी इतना कम होगा। तो इसका मतलब जो B का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल D का होगा, वही पोटेंशियल किसका होगा E का। तो B D और E इन तीनों का पोटेंशियल सेम आ गया है। अब बात करते हैं बेटा, मैं मानता हूँ यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तुम्हें पता है मैं मान सकता हूँ यहाँ पे बेटा। तो अब यहाँ पे करंट I/3 आ रहा था बेटा, यहाँ से करंट I/3 आ रहा था और यहाँ से भी करंट I/3 आ रहा था। तो चेक करना, अब मैं अगर यहाँ से इधर आता हूँ, क्योंकि मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो C का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 0 + I/3 R, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ। सेम ऐसा चेक करना, यहाँ पे भी मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी F का पोटेंशियल 0 + I/3 R, और क्योंकि इसमें भी मैं करंट का अपोजिट जा रहा हूँ तो इसका पोटेंशियल भी 0 + I/3 R। इसका मतलब जैसे यहाँ पे B D और E का पोटेंशियल सेम था, ऐसे ही C का पोटेंशियल, F का पोटेंशियल और H का पोटेंशियल सेम है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिन पॉइंट का पोटेंशियल सेम है
जिन पॉइंट का पोटेंशियल सेम है उन्हें ए की जगह लिख देता हूँ। तो चेक करना, मुझे बनाना है ए और एच के बीच में, ये मेरा ए है और ये एच है। अब ए के पास है बी, ए के पास है डी और ए के पास है ई। थोड़ा सा बड़ा फिगर ले लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास ए और ये आ गया मेरे पास जी। ए के पास है बी, डी और ई और इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। ऐसे जी के पास है एच, सी और एफ और इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, एच, सी और एफ और इन तीनों का भी पोटेंशियल सेम है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जहाँ पे है, जो रेजिस्टेंस जहाँ पे है मैं वो रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखता था। सबसे पहले चेक करना, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस ए और ई के बीच में और ये वाला रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में। क्योंकि बी डी ई ये तीनों पॉइंट एक तरह से एक ही हो गए, तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस आ गए, 1, 2 और 3। अब सिमिलर देखना बेटा, ये 0 है यानी ये पॉइंट जी है मेरा। अब ये वाला है ए और एफ के, जी और एफ के बीच में, ये वाला है जी और एच के बीच में और ये वाला जी और सी के बीच में। तो ये तीनों क्योंकि एक ही पॉइंट है तो यहाँ पे भी 3 रेजिस्टेंस आ गए। तो कुल मिला के कितने वायर थे बेटा? कुल मिला के ये 12 वायर थे, 12 वायर थे। इसमें से 3 ये और 3 ये कम हो चुके हैं, बाकी बचे 6 वायर। तो अब चेक करना बाकी जो भी हैं, बाकी जो भी हैं, अगर मैं इसको बोलता हूँ V1 पोटेंशियल, इसको बोलता हूँ V1 पोटेंशियल, इसको बोलता हूँ V1 क्योंकि तीनों का सेम है। अगर इसको बोलता हूँ V2 पोटेंशियल, इसको बोलता हूँ V2 पोटेंशियल, इसको बोलता हूँ V2 पोटेंशियल क्योंकि तीनों का सेम है। तो चेक करो बाकी जितने भी हैं वो V1 और V2 के बीच में लगे हुए हैं। बाकी कितने? 3 और 3 यानी 6 तो हो चुके हैं, बाकी 6 हैं। तो बाकी 6 1 2 3 4 5 और 6 और चेक करो यहाँ पे गिना सकता हूँ 6 1 V1 V2 के बीच में, 2 V1 V2 के बीच में, 3 V1 V2 के बीच में, 4 V1 V2 के बीच में, 5 V1 V2 के बीच में, 1 2 3 4 5 और ये 6 V1 V2 के बीच में। ये तीनों और ये तीनों पहले आ चुके हैं। तो एक बार बताओ, जैसा कि बहुत इजी और साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास A, ये हो गया R/3 इन तीनों का मिला के, फिर ये हो गया R/6 इन सब का मिला के, और फिर ये हो गया R/3। ये तीनों सीरीज में बेटा, और कैलकुलेट करोगे सीरीज में तो कितना आएगा? 5R/6। तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, जैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसी को लेके बात करूँगा कि हम यहाँ पे मेथड सीख रहे हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे टाइम है, तुम इसको आराम से 1 बार 2 बार घर पे देख सकते हो, आराम से 2-3 बार इसको ढंग से कर लो। लेकिन फिर भी हमें इसका आंसर याद होना चाहिए क्योंकि मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास बोर्ड में आता है तो हमें सोल्व करना पड़ेगा, पर जनरली एक बोर्ड में आ चुका है वैसे 1-2 बार। और अगर हमारे पास हमारा जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें आता है तो बेटा उसके लिए हमें याद होना चाहिए क्योंकि जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, बोर्ड में आएगा तो 5 नंबर का आएगा तो इसको करने पे पूरे 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर कंपटीशन में आएगा तो जैसा मैं बोलता हूँ, हर क्वेश्चन का वेटेज सेम होता है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और अगर इसको करने में तुमने 4-5 मिनट लगा दिए, जैसा अभी यहाँ पे जो मैंने करा है, इसके बाद भी तुम 2-3 बार ट्राई करोगे तो भी टाइम लगेगा। तो अगर हमने हर क्वेश्चन को करने में 4-5 मिनट लगा दी तो हम पेपर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पे एक बार समझें, देखें अच्छे तरह ढंग से, और लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हमें याद भी होना चाहिए। तो दोनों बातें करने में समझना भी है और क्वेश्चन जल्दी भी होना चाहिए। हाँ, इसी के साथ एक बार और कि अभी थोड़े दिन में तुम्हारा पेपर होने वाला है,
कुछ दिन में पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और इस हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो दोनों पेपर होंगे बेटा, इनमें तुम्हारे जो सिलेबस होगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पूरा जो कर चुके हैं वो तुम्हारा सिलेबस वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक ने, और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इसके लिए तैयारी करना, पेपर ठीक होगा। चलो, जैसे इसका एक पार्ट तो हो गया, एक पार्ट यानी जो डायगोनल था, कौन सा डायगोनल था बेटा? इस क्यूब का, इस घन का डायगोनल। जैसे ये था मेरे पास A B C D E F G और H। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है उसकी बात करते हैं बेटा। इसका दूसरा पार्ट, अब यहाँ पे कोई सी भी एक साइड ले लेते हैं, कोई सी भी साइड। यहाँ पे कुल मिला के 12 साइड है, तो कोई सी भी एक साइड लेते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए RAE, यानी मुझे ये वाली साइड चाहिए बेटा। अगर मुझे ये वाली साइड चाहिए तो बेटा यहाँ पे समझना, मैं बैटरी यहाँ लगाऊंगा। तो दोबारा मैं चाहूँ तो किरचॉफ सेकंड लॉ से बात कर सकता हूँ, और चाहूँ तो हमारा दूसरा मेथड था, मैं दूसरे मेथड को प्रेफर करूँगा। चेक करना, अगर मैंने यहाँ पे V लगाया तो सबसे पहले करंट समझा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। मान लो यहाँ पे करंट आई गया। अब करंट आई गया तो चेक करना, यहाँ पे एक रास्ता ये रहा, दूसरा रास्ता ये रहा और तीसरा रास्ता ये रहा। बेटा ये जो रास्ता है ना बेटा, इससे तो करंट यहाँ पे सीधा सीधा बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये रास्ता अलग है, लेकिन ये जो रास्ते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक जैसे हैं। जैसे ये आगे जाके 2 में डिवाइड हो रहा है, और सिमिलर ये भी आगे जाके 2 में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ तो करंट जाएगा, सपोज करो मैंने बोला यहाँ करंट गया I1, लेकिन यहाँ जो करंट जाएगा इसमें I2 जाएगा, और इसमें भी कितना जाएगा? I2। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इससे तो करंट सीधा यहाँ से बाहर निकल के आ गया। लेकिन अब इसकी बात करूँगा तो जैसे ये I2 इधर जा रहा है और ये दोनों रास्ते एक जैसे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ये। अब आगे की बात करता हूँ, सुनना ध्यान से। जब ये I2 पहुँचा तो फिर यहाँ पे 2 रास्ते मिले बेटा, और ये दोनों रास्ते एक जैसे हैं, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ, I2/2, और यहाँ पे भी I2/2। ऐसे जब ये I2 यहाँ पहुँचा तो 2 रास्ते हैं, तो ये I2/2, ये I2/2। अब चेक करना, ये I2/2 और ये I2/2 यहाँ पे आके फिर I2 बन गया, यहाँ पे फिर बढ़ गया क्योंकि 2 रास्ते आ गए, यहाँ पे आ गया I2, यहाँ पे आ गया I2, यहाँ से रहा I2/2 और यहाँ से रहा I2/2, तो I2 बन गया बेटा। ऐसे ही यहाँ से आ रहा I2/2 और यहाँ से I2/2, तो ये भी बन गया I2। तो इस तरह से यहाँ पे हमने करंट को डिवाइड कर दिया, इस तरह से हमने यहाँ पे करंट को डिवाइड कर दिया। अब करंट को डिवाइड कर दिया, अब समझना बेटा ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं 0 मानता हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल सपोज मैंने माना V। चेक करना, यहाँ से इधर जाऊँगा तो कितना कम होगा? यहाँ पे जो कम होगा -I2 × R होगा, क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में चलूँगा, तो यहाँ पे कितना कम होगा? V में से इतना कम कर दूँ तो यहाँ का पोटेंशियल V1 आ गया। सिमिलर चेक करना, जब मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो इसमें भी करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो जितना कम यहाँ पे हुआ है उतना ही कम यहाँ पे होगा, तो इसका भी V1 आ गया। तो सबसे पहले मुझे पता पड़ा ये जो F और H है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब चेक करना, ये 0 है बेटा। अगर मैं यहाँ से करंट का अपोजिट जा रहा हूँ तो यहाँ पे बढ़ेगा कितना? +I2 × R। सिमिलर यहाँ पे भी मैं करंट का अपोजिट जा रहा हूँ, मैं A से D पे जा रहा हूँ, तो करंट का अपोजिट जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो वही +I2 × R। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं V2 बोलता हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल भी V2 होगा। अब इसके बाद चेक करना, अगर मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल फिर बढ़ेगा, प्लस यहाँ का जो पोटेंशियल V2, इसमें I/2 + R जोड़ दूँ तो ये आ गया मेरे पास V3। और ऐसे ही यहाँ से अगर आगे बढ़ूँ तो इसमें से कितना माइनस हो जाएगा? माइनस। तो इधर से जाऊँ तो भी इतना माइनस होगा, इधर से जाऊँ तो भी इतना माइनस होगा, तो ये आ गया सपोज V4। तो अब यहाँ पे जो चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है
उसको चेक करना। यहाँ पे जो चीज़ समझ में आ रही है उसको चेक करना। मैं पहले एक बार थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। मुझे सबसे पहले जिन दो के बीच में निकालना है, ए और ई के बीच में निकालना है मुझे। बीच में एच और एफ, बेटा ये ई के पास है, एच और एफ ये ई के पास है, क्लियर है। और ऐसे ही, या थोड़ा सा इसमें फिगर थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा बड़ा फिगर बना सकूँ। ये ए, ये ई, मुझे जिन दो के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मुझे जिन दो के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उनको मैंने एक तरफ लिख दिया ए और दूसरी तरफ लिख दिया ई। अब चेक करना, ई के पास में ये एच और एफ दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो ये एच और एफ ये ई के पास में आ गए। ऐसे ए के पास में डी और बी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो बी और डी। अब एच और एफ के पास जी, और ऐसे डी और बी के पास सी। ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। जिनका पोटेंशियल सेम था उनको एक साथ लिखा है, और जिनका अलग अलग था वो अलग अलग लिख दिया। अब चेक करना, सबसे पहला यहाँ पे क्रॉस करता जाऊंगा ताकि समझ में आए। ये गया ए और बी के बीच में, और ये गया ए और डी के बीच में, तो ए और बी और ए और डी ये दो रेजिस्टेंस आ गए बेटा। अब बात करता हूँ, चेक करना, ये गया ई और एच के बीच में, ये गया ई और एफ के बीच में, तो यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंस आ गए। अब बात करते हैं, चेक करना, बी और सी के बीच में और डी और सी के बीच में, तो दो रेजिस्टेंस। ऐसे चेक करना बेटा, एच और जी के बीच में, एफ और जी के बीच में, एच और जी, एफ और जी, एक रेजिस्टेंस। जी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, जी और सी के बीच में। अब कितने रेजिस्टेंस हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 3 और बचे बेटा। अब 3 जो और बचे उनको देखते हैं। ये देखो, ये वाला रेजिस्टेंस अभी तक काउंट नहीं किया। ये रेजिस्टेंस है किसके बीच में? ए और ई के बीच में। ये 10 हो गए। अब कौन से दो रेजिस्टेंस? ये वाला काउंट नहीं किया मैंने, ये वाला। ये रेजिस्टेंस है डी और एच के बीच में, डी और एच के बीच में। और ऐसे ये वाला काउंट नहीं करा मैंने, ये वाला है बी और एफ के बीच में। बी और एफ के बीच में चेक करना। अब सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सारे के सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे हम बना चुके हैं। अब यहाँ पे क्योंकि सारे रेजिस्टेंस बना चुके हैं, तो अब बेटा मैं इसको चेक कर लो। यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस 12 रेजिस्टेंस है टोटल, कुल मिला के 12 रेजिस्टेंस है। उन 12 रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे बना लिया। तो अब यहाँ पे चेक करना, ये हो गया R/2, ये ए, बी डी, सी, जी, एच और एफ और ई, ये हो गया R/2। ये भी R/2, ये R, ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R। अब ये जो सर्किट बनाए यहाँ पे, जो फिगर मैंने बनाया है, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको चलो सोल्व करते हैं। इस वाले को रब कर देता हूँ। तो चेक करना बेटा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये R/2, ये R/2 और ये R,
ये तीनों सीरीज में हैं, तो r/2 मतलब r/2 यानी r और ये r, ये इन तीनों का मिला के 2r हो गया। और ये 2r इसके साथ, ये 2r इसके साथ पैरेलल है, तो चेक करना 2r इंटू r/2 अपॉन 5/2r गया, तो ये आ गया 2r/5। अब ये 2r/5 आ गया, तो चेक करना यहाँ पे a, ये r/2, इस पूरे का तुमने अभी निकाल लिया 2r/5, ये r/2 और ये r, ये ई पॉइंट है। तो चेक करना, अगर इन तीनों को ऐड करता हूँ यानी r/2 प्लस 2r/5, तो ये आएगा ऐड करने पर 7r/5। ये जो तीनों दिख रहे हैं तीनों सीरीज में हैं, ये जो तीनों दिख रहे हैं तीनों सीरीज में हैं, तो ये 7r/5। तो एक तरह से अब यहाँ पे आया 7r/5 और ये r, ये आ गया पैरेलल में। और इनको सोल्व करोगे बेटा, तो सोल्व करने पे यहाँ पे r इक्वलेंट की वैल्यू 7/12r आती है। तो ये जैसे एक साइड थी, तो अगर मैं किसी एक साइड के अक्रॉस इक्वलेंट रेजिस्टेंस पूछूंगा, अगर मैं किसी एक साइड के अक्रॉस इक्वलेंट रेजिस्टेंस पूछूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 7/12r। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला तुमसे कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 में से 2 हम सोल्व कर चुके हैं, आंसर हमें तीनों के पता होने चाहिए। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल जो बनता है, ये जो क्वेश्चन बनता है, वो कुछ अब एक साथ बात कर लेता हूँ। ये क्यूब है, और यहाँ पे कुल मिलाकर 12 रेजिस्टेंस हैं। जैसे मैंने बोला ये A, B, C, D, E, F, G, H। तो यहाँ पे पहला होता है जो हमने क्लास में यानी यहाँ पे समझ चुके हैं, डायगोनल यानी विकर्ण। इसका आंसर था 5/6। ये किसका डायगोनल किसका विकर्ण है? तो क्यूब का डायगोनल बेटा। हमारा पहला था ए और जी के बीच में, दूसरा है साइड यानी भुजा। अब यहाँ पे साइड कौन सी हो सकती है? हो सकता है ए ई हो सकता है ए बी हो सकता है बी सी हो सकता है जी सी हो सकता है जी एच हो, या हो सकता है एच डी हो। कोई सी भी साइड ले सकते हो। तो किसी भी साइड का अलोंग देखोगे तो आएगा 7/12 आर, जो हमने यहाँ पे अभी सोल्व किया हुआ है। और जो तीसरा होता है वो होता है डायगोनल ऑफ फेस, यानी फलक का विकर्ण। बेटा ये यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लगभग सेम ही चीज़ चल रही है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक दो जगह नाम में फ़र्क आ रहा है, बाकी तो सब चीज़ें सेम है। इस कारण दोनों के लिए साथ साथ बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे फेस जो होगा बेटा, ये एक फेस बन गया। फलक 6 होते हैं, कोई भी क्यूब होता है तो उसमें 6 फेस होते हैं। 6 जैसे इस कमरे को अगर मैं क्यूब मान लूँ तो एक छत और एक ही है फर्श, 2 तो ही हो गए। एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, 4 हो गए। एक ये सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार। तो कुल मिला के 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। और जैसे मैं सपोज ये जो फेस तुम्हें दिख रहा है कौन सा, ये सामने वाला, ये इसका विकर्ण, यानी या तो मैं बोल सकता हूँ AF या मैं बोल सकता हूँ BE। तो अगर फलक का विकर्ण या फेस का विकर्ण बोलोगे तो ये आता है बेटा 3/4R। तो ये तीनों आंसर हमें याद होने चाहिए। कैसा आया मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे बता चुका हूँ। तुम्हारे NCERT में केवल पहला वाला पार्ट था 5/6। कंपटीशन में तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, और कंपटीशन में सोल्व करना
समझा चुका हूँ कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे किस तरह से बात करते हैं, लेकिन हमें तीनों के आंसर याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है?